हेलो बच्चों, स्वागत करता हूं आपका एग्जाम डिकोडर में। आज मैं हिंदी का मास्टर वीडियो लाया हूं और इसके अंतर्गत आप देखेंगे जो हिंदी के हमने का सारे चैप्टर होते हैं, पूरे 25 चैप्टरों का हमने का इसमें निचोड़ रखा गया है। पूरे हिंदी को जो मैंने इस वीडियो के अंदर कवर कर दिया गया है, मेरे द्वारा कवर किया गया है। आप इसको पूरा देख लेते हैं तो जो है आपको अलग से हमने का हिंदी को देखने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, हिंदी को हमने का पूरा जो है कवर किया गया है। इसके अंतर्गत जितने हमने का 25 चैप्टर होते हैं पूरा जो है इसके अंदर खलास कर दिया गया है। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन आपको यहाँ दिखाई देंगे। जैसे जैसे आप वीडियो को देखते जाएंगे सारे क्वेश्चन आपको सभी टॉपिकों से हमने का क्वेश्चन यहाँ आपको दिखाई देंगे। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। निम्न में प्रयार्थक क्रिया है, ये पूछा गया है। निम्न में प्रयार्थक क्रिया है, प्रयार्थक क्रिया कौन सी, ये पूछा गया हमसे। तो जो हमने कहा प्रयार्थक क्रिया है वो कौन सा है, ऑप्शन सी, गिराना। गिराना जो हमने कहा एक प्रयार्थक क्रिया है। तो प्रयार्थक क्रिया क्या होती है, तो हमने कहा प्रयार्थक क्रिया उसको कहते हैं जिन क्रियाओं में इस बात का बोध हो कि कर्ता स्वयं कार्य ना करके दूसरे के द्वारा कार्य करवा रहा है। ठीक है, तो हमने कहा कर्ता के द्वारा स्वयं कार्य ना किया जाए, किसी दूसरे के द्वारा करवाया जाए, उसको कहते हैं प्रयार्थक क्रिया। तो जैसे हमने कहा इसमें ऑप्शन सही कौन सा होगा हमारा, गिराना। ओके, चलिए अगला प्रश्न हमारा, निम्न में अव्यय है, तो अव्यय इसमें कौन सा है, उत्तर, ठीक, जापान या कृष्णा। तो जो अव्यय है इसमें हमारा कौन सा है, ठीक। तो अव्यय किसको कहते हैं, तो हमने कहा अव्यय ऐसे शब्द को कहते हैं जिसके रूप में लिंग, वचन, पुरुष, कारक इत्यादि के कारण हमने कहा कोई विकार ना उत्पन्न हो। ठीक है, जैसे हमने कहा लिंग में परिवर्तन हो या वचन में या पुरुष में या कारक में परिवर्तन हो, लेकिन हमने कहा उस शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होगा वाक्य में, तो उसको क्या, उस शब्द को क्या कहेंगे, उसको अव्यय कहेंगे। जैसे हमने कहा राम ठीक कहता है, उसी प्रकार से हम कहें सीता ठीक कहती है। तो देखिए लिंग में परिवर्तन हो रहा है, वहां राम यहाँ सीता है, लिंग में परिवर्तन हो रहा है, लेकिन हमने कहा जो वाक्य में ठीक इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, इसीलिए इस शब्द को क्या कहेंगे, इसको कहेंगे अव्यय। ठीक है, तो मैंने कहा जो है जिसके रूप में हमने कहा लिंग, वचन, पुरुष या कारक इत्यादि के कारण कोई विकार नहीं उत्पन्न होता, ऐसे शब्द को अव्यय कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न हमारा, पक्षी का पर्यायवाची है, तो पक्षी का पर्यायवाची क्या है इसमें, भूधर, मीन, उरग या बिहग। तो जो पक्षी का पर्यायवाची है कौन सा है इसमें, बिहग। बिहग, पक्षी को बिहग कहते हैं। ठीक है, पक्षी के और बहुत सारे पर्यायवाची होते हैं, जैसे मैंने कहा खग होता है, पखेरु होता है, परिंदा होता है, चिड़िया होती है, शकुंत होता है, अंडज या पतंग भी कहते हैं, द्विज भी कहते हैं। ठीक है, तो ये सारे हमने कहा आपके जो बिहग या पक्षी के पर्यायवाची होते हैं। बाकी भूधर पर्वत को कहते हैं, मीन मछली को कहते हैं, उरग सांप को कहते हैं, है ना। अगला प्रश्न हमारा, जटिल का विलोम शब्द है, तो जटिल का विलोम शब्द क्या होगा, जटिल का विलोम शब्द सरल होगा। अगला प्रश्न है, जो देने योग्य हो, तो जो देने योग्य हो उसके लिए एक शब्द कौन सा होगा, पे, दे, दान या देव। तो जो देने योग्य हो उसके लिए एक शब्द होगा हमारा दे। अगला क्वेश्चन, देखिए थोड़ा स्पीड से चलेंगे क्योंकि हमने कहा बहुत सारे क्वेश्चन है, ये मास्टर वीडियो है, ताकि कम समय में आपका पूरा हिंदी जो है कंप्लीट हो जाए, क्योंकि आपके पास ज्यादा समय होता भी नहीं कि आप ज्यादा समय दें, तो कम समय में हमने कहा पूरा आपका कंप्लीट हो जाए, इसलिए थोड़ा सा स्पीड से चलेंगे। आप इसको बस ध्यान से देखिए। ठीक है, निम्न में कौन सा शब्द अनेकार्थक है, तो अनेकार्थक का मतलब क्या होता है, एक ही शब्द के कई अर्थ हों, एक ही शब्द हमने कहा कई अर्थ प्रकट करे, उसको अनेकार्थक शब्द कहते हैं। तो इसमें कौन सा अनेकार्थक शब्द होगा, साहस, पुस्तक, अंबर, बालक, कौन सा होगा, तो इसमें हमने कहा अंबर जो ही अनेकार्थक शब्द है। अंबर का मतलब आसमान भी होता है, अंबर का मतलब हमने कहा कपड़ा भी होता है, तो ये हमारा सही होगा अंबर। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, तो वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शुद्ध शब्द है, ये पूछा गया हमसे। पूज्य, परीक्षण, प्राण या परीक्षा। तो जो वर्तनी की दृष्टि से हमने कहा शुद्ध शब्द वो कौन सा है, वो हमारा परीक्षा। परीक्षा ये वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। बाकी पूज्य या परीक्षण या प्राण ये हमने कहा आपके उच्च मतलब वर्तनी की दृष्टि से सही नहीं है, गलत है, ये इनकी स्पेलिंग गलत है, ए, बी और सी की, बाकी डी वाला आपका सही है।
अगला प्रश्न हमारा, निम्न में वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा है? वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा है? प्रादेशिक, माधुर्य, व्याप्त और प्रामाणिक। तो जो इसमें अशुद्ध शब्द है वो आपका प्रामाणिक है, क्योंकि ये प्रामाणिक होना चाहिए। इसको क्या कहते हैं? हमने कहा प्रामाणिक, प्रामाणिक इस तरह से होता है, बड़ा का मात्रा रहता है प्रा के बाद। तो बाकी सारे सही हैं, और हमने कहा जो आपका प्रामाणिक ये गलत है। निम्न में अधिकरण कारक का प्रसर्ग कौन सा है? अधिकरण कारक का प्रसर्ग कौन सा है? तो आप जानते हैं अधिकरण कारक के कौन कौन से प्रसर्ग होते हैं? एक में होता है और एक पर होता है ना? तो इसमें कौन सा सही होगा? पर। और दूसरा हमने कहा कौन सा होता है? में होता है अधिकरण कारक का प्रसर्ग। तो जब भी आप जानते होंगे कि जब इसके प्रसर्ग के बारे में पूछा जाता है तो कर्ता के लिए ने विभक्ति का प्रयोग होता है, कर्म के लिए को विभक्ति का प्रयोग होता है, करण के लिए से विभक्ति का प्रयोग होता है, संप्रदान के लिए को के लिए विभक्ति का प्रयोग होता है, अपादान के लिए का के की रारे रारेरी का प्रयोग होता है, अधिकरण के लिए में पर विभक्ति का प्रयोग होता है, और संबोधन के लिए हे, अजी, अरे, अहो इन सारी विभक्तियों का प्रयोग होता है ना? तो निम्न में अधिकरण कारक का प्रसर्ग कौन सा होगा? तो हमने कहा हमारा पर होगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा, निम्न में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो पुल्लिंग शब्द कौन सा ये पूछा गया है। क्षमा, घटना, क्षेत्र, रीति। तो जो पुल्लिंग शब्द है वो कौन सा है? वो है क्षेत्र। बाकी क्षमा, घटना, रीति ये कैसे हैं? स्त्रीलिंग शब्द है। क्योंकि आप जब भी देखिए वाक्य प्रयोग करके देखिए, वहां आपको पता चल जाएगा स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, पुल्लिंग शब्द कौन सा है। जैसे आप देखेंगे उसने क्षमा मांगी, उसने क्षमा मांगा नहीं होगा, उसने क्षमा मांगी ऐसे लिखा जाता है वाक्य। घटना घटित हुई, घटना घटित हुआ ऐसे नहीं लिखेंगे आप, घटना घटित हुई। ये कैसे रीति रिवाज है, ये कैसी रीति रिवाज है ऐसे लिखा जाता है। ये कैसा रीति रिवाज ऐसे नहीं लिखा जाता है। तो आप जब वाक्य प्रयोग करेंगे आपको पता चल जाएगा कौन सा स्त्रीलिंग है कौन सा पुल्लिंग है। ओके, तो बाकी तीनों हमने कहा स्त्रीलिंग है और क्षेत्र आपका पुल्लिंग है। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? तो स्त्रीलिंग शब्द कौन सा ये पूछा गया है। दुख, गरिमा, लेख, स्पर्श। तो जो स्त्रीलिंग शब्द है वो कौन सा है? वो हमने कहा गरिमा। बाकी सारे हमने कहा पुल्लिंग शब्द है, गरिमा आपकी हमने कहा ये स्त्रीलिंग शब्द है। किसका प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है? दर्शन, नारी, लता, गाय। तो हमने कहा जिसका प्रयोग सदैव या हमेशा जो हमने कहा बहुवचन में होता है वो दर्शन है। हम दर्शन करने गए, मैं दर्शन करने गया, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने कहा सदैव जो बहुवचन में होगा वो दर्शन होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में भूतकाल का उदाहरण है। तो भूतकाल का उदाहरण कौन सा है? मैं जाता हूं, राम घर गया था, वह आ रहा है, वह पुस्तक पढ़ेगा। तो हमने कहा जो भूतकाल का उदाहरण है वो हमारा भी है, राम घर गया था। ओके, चलिए अगला प्रश्न हमारा, निम्न में भाववाचक कौन सा है? भाववाचक कहते हैं निम्न में भाववाचक कौन सा है? पूछा गया निम्न में भाववाचक कौन सा है। तो भाववाचक किसको कहते हैं? तो हमने कहा क्रिया के उस रूपांतर को भाववाचक कहते हैं जिससे वाक्य में क्रिया अथवा भाव की प्रधानता का बोध हो। तो जहां पर हमने कहा क्रिया के भाव की प्रधानता का बोध होता है उसको भाववाचक कहते हैं, है ना? क्या कहते हैं उसको? भाववाचक। ये भाववाचक नहीं, इसको भाववाचक बना लेना। तो इसमें कौन सा विकल्प हमारा सही होगा? मोहन से बैठा नहीं जाता। तो ये जो बैठा नहीं जाता है इसमें क्रिया के भाववाचक की प्रधानता है। तो जहां पर क्रिया में हमने कहा क्रिया के भाव की प्रधानता होती है उसको भाववाचक कहते हैं। तो हमने कहा इसमें सही विकल्प होगा हमारा सही। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में कौन सा मिश्र वाक्य है? तो मिश्र वाक्य पूछा गया है, कौन सा मिश्र वाक्य है? विद्वान सब जगह पूजा जाता है, अच्छा लड़का माता पिता की आज्ञा मानता है, जब सवेरा हुआ तब हम लोग बाहर गए, वह पुस्तक राम की थी। तो इसमें जो हमने कहा मिश्र वाक्य वो हमारा है, जब सवेरा हुआ तब हम लोग बाहर गए। तो मिश्र वाक्य किसको कहते हैं? क्रिया हमने कहा जो मिश्र वाक्य कहते हैं किसको कहते हैं? तो हमने कहा जिस वाक्य में एक साधारण वाक्य के अतिरिक्त उसके अधीन कोई दूसरा अंग वाक्य हो उसको मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे हमने कहा एक आपका
मुख्य वाक्य है और उसी के सहारे दूसरा उपवाक्य हो, उसी से जुड़ा हुआ हो, तो उसको कहते हैं मिश्र वाक्य कहते हैं, दोनों को मिलाकर। ओके, अगला प्रश्न हमारा, आसमान फट जाना मुहावरे का अर्थ सही अर्थ है। तो आसमान फट जाना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? असंभव काम होना, बहुत शोर होना, बहुत तेज बारिश होना, अचानक आफत आ पड़ना। तो इस मुहावरे का अर्थ होता है अचानक आफत आ पड़ना, है ना। कहते नहीं आसमान फट गया क्या, तो हमने कहा अचानक आफत आ पड़ना इसका अर्थ होता है। अगला प्रश्न हमारा, स्वावलंबी होने के लिए सही मुहावरा है। स्वावलंबी होने के लिए सही मुहावरा कौन सा है? पौवारा होना, पानी फेर देना, पैरों पर खड़े होना, फूंक फूंक कर पैर रखना। तो जो स्वावलंबी होने का मतलब होता है अपने पैरों पर खड़े होना, पैरों पर खड़े होना। पौवारा होने का मतलब होता है अधिक लाभ होना, बहुत अधिक लाभ होना। पौवारा बहुत पूछा जाता है, पौवारा का मतलब क्या होता है? बहुत अधिक लाभ ही लाभ होना, है ना। पौवारा होने का मतलब लाभ ही लाभ होना। पानी फेर देने का मतलब होता है काम खराब कर देना। फूंक फूंक कर पैर रखने का मतलब होता है बहुत कोई काम बहुत संभल कर करना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोए पेड़ बबूल का आम कहां से होए, इसका क्या तात्पर्य होता है? तो बोए पेड़ बबूल का आम कहां से होए, इसका क्या तात्पर्य होता है? कर्म के अनुसार फल नहीं मिलता, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। कर्म और फल का कोई संबंध नहीं है। कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। तो इसका क्या मतलब होगा? तो इसका मतलब होगा जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। कहते नहीं कि बोए पेड़ बबूल का तो आम कहां से पाए, आम कहां से होए। अगला प्रश्न है, ब्रज हिंदी किस उपभाषा के अंतर्गत आता है? तो देखिए जो ब्रज भाषा हमने कहा पूरी तरीके से भाषा नहीं, ये उपभाषा के अंतर्गत आती है ब्रज हिंदी। और ये हमने कहा किस भाषा के अंतर्गत आती है? तो ये जो ब्रज उपभाषा ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। जो हमने कहा आपका मथुरा, आगरा और ये जो है फिरोजाबाद का पूरा क्षेत्र है, इसको क्या कहते हैं? हमने कहा ब्रज क्षेत्र कहते हैं, वहीं पर प्रयोग होती है ब्रज भाषा। साहित्य लहरी के रचयिता कौन है? तो साहित्य लहरी के रचयिता कौन है? तो साहित्य लहरी के जो रचयिता है वो आपके कौन है? हमारे सूरदास हैं, साहित्य लहरी के रचयिता। और इसके अलावा हमने कहा जो इनकी रचनाएं हैं, जैसे नल दमयंती है सूरदास की रचना, ब्याहलो भी सूरदास की रचना है, सूर सरावली भी सूरदास की रचना है। ठीक है, तो ये सारी रचनाएं किसकी? हमने कहा सूरदास की। रीतकाल के कवि कहलाते हैं, तो इसमें रीतकाल का कवि कौन है? जयशंकर प्रसाद, बिहारी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या सुमित्रानंद पंत। तो हमने कहा जो रीतकाल के कवि हैं वो कौन है? बिहारी हैं। बिहारी, केशव देव, ये सारे क्या हैं? हमने कहा रीतकाल के कवि कहलाते हैं, है ना। तो हमने कहा रीतकाल के कवि कौन है? तो हमने कहा आपके बिहारी हैं, देव हैं, केशव हैं, भिखारी दास हैं। याद रखिएगा ये चार नाम बहुत पूछे जाते हैं रीतकाल के बारे कवि के बारे में। एक हमने कहा केशव दास, एक बिहारी के बारे में, एक देव के बारे में, एक भिखारी दास के बारे में। तो ये चारों हमने कहा कवि क्या है? ये आपके रीतकाल के कवि हैं। बाकी जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत, ये लोग हमने कहा जो हैं ये लोग छायावादी लेखकार हैं, है ना। जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत सब छायावादी हैं, है ना। अगला प्रश्न हमारा, उसने कहा था कहानी के लेखक हैं। तो उसने कहा था इस कहानी के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं आपके चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ओके, अगला प्रश्न है, उर्वशी किसकी काव्य रचना है? तो उर्वशी हमने कहा किसकी काव्य रचना है? जयशंकर प्रसाद की, या मैथिली शरण गुप्त की, रामधारी सिंह दिनकर की, या महादेवी वर्मा की। तो उर्वशी जो रचना ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, और ये हमने कहा रामधारी सिंह दिनकर की जो बहुत जो हमने कहा कालजयी रचना है, रामधारी सिंह दिनकर की उर्वशी। ओके, चलिए अगला प्रश्न हमारा, निम्न में अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? अंतस्थ व्यंजन के बारे में पूछा गया है कि अंतस्थ व्यंजन कौन सा है ना। तो अंतस्थ व्यंजन हमने कहा उसको कहा जाता है जिसमें आप देखेंगे जीभ, ओठ, तालु, है ना, जीभ, ओठ, तालु और जो दांत होते हैं इनको परस्पर मिलाने से हमने कहा जिन ध्वनियों का उत्पादन होता है उसे अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। और इसमें अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? वाह। तो हमने कहा जीभ, तालु और होठ और दांत तीनों आपस में मिल जाएं और तब ध्वनि का उत्पादन हो, ध्वनि उत्पन्न हो, उसको क्या कहते हैं?
उसको कहते हैं अंतस्थ व्यंजन, वह अंतस्थ व्यंजन होगा। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में अल्पप्राण व्यंजन कौन सा है? अल्पप्राण व्यंजन कौन सा है पूछा गया है। खा, सा, गा, ढा। तो देखिए इसमें जो अल्पप्राण व्यंजन है वो आपका गा है, इसको गा कर लेना आप, घा को आप गा कर लीजिए, अल्पप्राण व्यंजन है ना। और अल्पप्राण व्यंजन होता क्या है तो देखेंगे, हमने कहा इसमें कौन सा होगा हमारा, तो हमने कहा ये आपका गा बना लेना, घा को, इसको गा बना लेना। और देखिए अल्पप्राण व्यंजन कौन कौन से होते हैं, तो हमने कहा पहले तो जानिए, एक होता है आपका अल्पप्राण व्यंजन और महाप्राण व्यंजन। इसका यह मतलब होता है वायु प्रक्षेप के माध्यम से, हमने कहा जिन ध्वनियों का उत्पादन होता है, जिन जो ध्वनियां उत्पन्न होती है, वायु प्रक्षेपण का मतलब होता है जो हम बोलते हैं मुंह से हवा निकलती है, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसके अंतर्गत आता है अल्पप्राण और महाप्राण आता है ना। तो अल्पप्राण में कौन कौन से होते हैं, तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ड क्या होता है, अल्पप्राण व्यंजन होता है, पहला, तीसरा और पांचवा वर्ड। और इसके अलावा या, रा, ला, वा, ये अल्पप्राण के अंतर्गत आते हैं। ओके, निम्न में घोष वर्ण कौन सा है, तो इसमें घोष वर्ण कौन सा है, तो इसमें जो घोष वर्ण है वो हमारा कौन सा है, वो हमारा जा। जा एक घोष वर्ण है। घोष वर्ण का मतलब होता है वाइब्रेशन के माध्यम से, जब हम बोलते हैं और वाइब्रेट करे तो उसको क्या कहते हैं, उसको हमने कहा घोष वर्ण कहते हैं। और इसमें दो होते हैं, एक घोष वर्ण होते हैं, एक अघोष वर्ण होते हैं। तो घोष वर्ण में हमने कहा वाइब्रेट करेगा और अघोष वर्ण में वाइब्रेशन नहीं होता, झनकार जिसको कहते हैं, जब हम बोलें और वो ध्वनि झनकार के माध्यम से निकले तो उसको घोष कहते हैं, और अगर झनकार नहीं हो तो उसको अघोष कहते हैं। तो घोष के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, ठीक है, तो घोष के अंतर्गत आपके आते हैं, हमने कहा प्रत्येक वर्ण का तीसरा, चौथा, पांचवा, जो हमने कहा प्रत्येक वर्ण के जो स्वर होते हैं, तीसरे समूह के, चौथे समूह के और पांचवें समूह के, इनको क्या कहते हैं, इनको हमने कहा घोष वर्ण कहते हैं। और इसके अलावा या, रा, ला, वा भी आपका घोष वर्ण है, ठीक है। तो याद रखिएगा तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ग समूह के सारे व्यंजन, और हमने कहा या, रा, ला, वा व्यंजन, ठीक है, ये क्या है, घोष वर्ण है, हमेशा याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में होस्ट वर्ड कौन से हैं? होस्ट वर्ड, तो ओष्ठ वर्ड कौन से होते हैं, जो दोनों होठों के मिलाने से जब हमने कहा ध्वनियां उत्पन्न होती हैं उसको ओष्ठ वर्ड कहते हैं। और इसमें कौन सा होगा ओष्ठ वर्ड, तो इसमें होगा हमारा उ। तो छोटा उ, बड़ा उ या पा, ये क्या होते हैं, ओष्ठ वर्ड होते हैं। जब तक हम दोनों होठों को मिलाएंगे नहीं ये ध्वनियां नहीं निकलती। तो उ और बड़ा उ और हमने कहा पा, ये क्या है, ओष्ठ वर्ड है। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में योग रूढ़ शब्द है, तो योग रूढ़ शब्द कौन सा, ये पूछा गया हमसे, निम्न में कौन योग रूढ़ शब्द है, ठीक है, तो कौन सा योग रूढ़ शब्द है, पीला, जलज, पर, दूध वाला। तो हमने कहा जो योग रूढ़ शब्द है ये कौन सा है, इसमें जलज, पर, दूध वाला या पीला, ठीक है। तो इसमें जो हमारा योग रूढ़ होगा वो होगा हमारा जलज। क्या होगा, जलज, ये हमारा योग रूढ़ शब्द है, ठीक है। योग रूढ़ शब्द का मतलब होता है कि खुद के अलावा, खुद का उसका एक अर्थ होता है, उसके अलावा एक दूसरा अर्थ भी वहां प्रकट करे, किसी तीसरे, हमने कहा पद की तरफ वह इंगित करे, तो उसको योग रूढ़ शब्द कहते हैं, ठीक है। जैसे जलज का मतलब होता है जिसने जल में जन्म लिया हो, तो जिसने हमने कहा जल में जन्म लिया हो, एक ये हो गया इसका मतलब, एक दूसरा हो गया हमने कहा कमल, तीसरे हमने कहा किसी की तरफ जब ये हमने कहा इशारा करे तो उसको क्या कहते हैं, उस शब्द को योग रूढ़ शब्द कहते हैं, है ना। तो जलज इसमें होगा हमने कहा योग रूढ़ शब्द। अगला प्रश्न हमारा, महोत्सव संधि विच्छेद है, तो महोत्सव का संधि विच्छेद पूछा गया है, इसमें कौन सा होगा महोत्सव का संधि विच्छेद, तो इसमें हमारा महाधन उत्सव महोत्सव का संधि विच्छेद होता है, और ये गुण संधि होती है ना। महोत्सव कभी कभी पूछा जाता है आपसे महोत्सव कौन सी संधि है, तो गुण संधि है।
अगला प्रश्न हमारा, बैलगाड़ी में समास है तो बैलगाड़ी में कौन सा समास, ये पूछा गया हमसे। द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास। तो हमने कहा जो इसमें बैलगाड़ी में समास वो कौन सा है, वो हमारा तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास है ना। बैलगाड़ी में कौन सा समास होगा, तत्पुरुष समास। और तत्पुरुष समास के तीन भेद होते हैं, आप जानते हैं। एक तत्पुरुष कर्मधारय और उसके बाद दुग, तत्पुरुष कर्मधारय और दुग, ये तीन भेद होते हैं। तो तत्पुरुष समास किसको कहते हैं, जिसमें हमने कहा प्रथम पद विशेषण और द्वितीय पद क्या हो, विशेष्य हो। जिस समास में प्रथम पद विशेषण और द्वितीय पद क्या हो, विशेष हो, उसको तत्पुरुष समास कहा जाता है ना। तो अगला प्रश्न हमारा, रसोईया में प्रत्यय है, रसोईया में प्रत्यय कौन सा है, या प्रत्यय, या प्रत्यय, आ प्रत्यय या रस प्रत्यय। रसोईया में कौन सा प्रत्यय है, तो या प्रत्यय है रसोईया में। तो प्रत्यय क्या होता है, हमने कहा जिन शब्दों के बाद में हमने कहा शब्दों को जोड़ा जाए उसको क्या कहते हैं, उसको प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन सा प्रत्यय है, या प्रत्यय। तो शब्दों के बाद जो अक्षर या समूह लगाया जाता है उसे प्रत्यय कहते हैं। और प्रत्यय दो शब्दों से बना होता है, एक प्रति एक अय। प्रति का अर्थ होता है हमने कहा साथ में, और पर का अर्थ क्या होता है हमने कहा बाद में। जो अय होता है हमारा वो उसका मतलब क्या होता है, बाद में जो चलने वाला होता है उसको अय कहते हैं। ठीक है, तो प्रत्यय हमेशा बाद में लगता है शब्द के। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में कौन सा शब्द तत्सम है, कौन सा शब्द इसमें तत्सम है, क्षेत्र, गधा, गाय या घर। तो तत्सम शब्द कौन सा है इसमें, तो इसमें हमारा क्षेत्र क्या है, ये तत्सम शब्द है। बाकी सभी गधा, गाय, घर ये क्या है, तद्भव। तो क्षेत्र हमारा क्या है, ये हमारा तत्सम शब्द, बाकी सब क्या है, हमने कहा सब बाकी तद्भव शब्द हैं। तो तत्सम शब्द आपको पता है कि किसको कहते हैं, जो हमने कहा जो उस मूल भाषा से ज्यों के त्यों लिख दिए जाते हैं उनको क्या कहा जाता है, उनको तत्सम शब्द कहते हैं। तद्भव शब्द उसको कहते हैं जो हमने कहा संस्कृत या प्राकृतिक भाषा से विकृत होकर आते हैं, उसको तद्भव कहते हैं। संस्कृत या प्राकृतिक भाषा से विकृत होकर आते हैं उसको क्या कहते हैं, उसको तद्भव कहते हैं। और तत्सम को ज्यों का त्यों लिखा जाता है। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में तद्भव शब्द है, कौन सा तद्भव शब्द है इसमें, आयन, निर्झर, जीव या स्थान। तो इसमें हमने कहा जो तद्भव शब्द है वो कौन सा हमारा, जीव। जीव हमारा क्या है, ये तद्भव। बाकी यौन, निर्झर, स्थान ये सारे क्या हैं, तत्सम शब्द हैं। अगला प्रश्न हमारा, निम्नांकित में से कौन सा शब्द विदेशज है। विदेशज शब्द कौन सा है, टिकट, मयूर, वचन या मध्य। तो जो विदेशी शब्द हमारा कौन सा है, वो हमारा टिकट। बाकी मयूर, वचन, मध्य ये कैसे, हमने कहा ये हमारे जो है विदेशी शब्द नहीं है। तो विदेशी शब्द वो कहलाते हैं, जैसे हमने कहा टिकट है, या आपका कलेक्टर हो गया, या आपका रिक्शा हो गया, है ना। ये सारे कैसे हमने कहा विदेशी शब्द कहलाते हैं। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में कौन सा शब्द देशज है। तो कौन सा देशज शब्द है ये पूछा गया है, जो हमने कहा लोगों के द्वारा हमने कहा प्रयोग में लाए जाते हैं, जो स्थानीय लोगों के द्वारा प्रयोग में लाए जाते हैं, उस देश विशेष के द्वारा हमने कहा प्रयोग में जो शब्द लाया जाता है उसको देशज शब्द कहते हैं। जैसे हमने कहा गोबर, घोड़ा, हल्दी या कटोरा। तो हमने कहा जो आपका कटोरा है इसको क्या कहते हैं, ये है आपका देशज शब्द। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में संज्ञा शब्द है, तो इसमें हमने कहा कौन सा संज्ञा शब्द है पूछा गया है, हरा, पतला, सभा, गहरा। संज्ञा शब्द पूछा गया है, तो कौन सा संज्ञा शब्द होगा, हरा, पतला, सभा, गहरा। तो जो संज्ञा शब्द है वो हमारा ऑप्शन सी सभा है, क्योंकि बाकी सारे विशेषण शब्द हैं। हरा, पतला या गहरा क्या है, ये हमने कहा विशेषण है।
सभा आपका ये संज्ञा शब्द है। ओके, अगला प्रश्न है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से सर्वनाम शब्द कौन सा है? सर्वनाम शब्द कौन सा है? नींद, रोग, सफाई या कौन? तो जो हमने कहा सर्वनाम शब्द है आपका कौन सा होगा? ये कौन, ये हमारा जो है सर्वनाम शब्द है। तो आप जानते हैं सर्वनाम वैसे जो हमने कहा होते हैं 11, कुल 11 सर्वनाम शब्द होते हैं। कितने होते हैं? हमने कहा 11 होते हैं सर्वनाम शब्द। लेकिन जो हमने कहा इसका मुख्य भेद होता है, मुख्य भेद कितने हैं इसके? 6 भेद हैं सर्वनाम के। याद रखिएगा, सर्वनाम के कितने भेद हैं? 6 भेद होते हैं। जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। ये हमने कहा 6 भेद होते हैं सर्वनाम के। ठीक है, तो सर्वनाम शब्द कौन सा होगा? कौन इसमें। चलिए अगला प्रश्न हमारा, निम्न में विशेषण शब्द है, विशेषण शब्द कौन सा है? लड़कपन, उचित, कठोरता, घबराहट। तो हमने कहा जो विशेषण शब्द है ये पूछा गया हमसे, तो विशेषण शब्द कौन सा इसमें होगा? तो होगा हमारा उचित। उचित हमारा इसमें क्या है? विशेषण शब्द है। ठीक है, तो हमने कहा उचित कौन सा शब्द है? ये हमारा विशेषण शब्द है, बाकी सारे विशेषण शब्द नहीं है। चलिए अगला प्रश्न हमारा, उत्पत्ति के आधार पर कौन सा एक शब्द भेद नहीं है? उत्पत्ति के आधार पर कौन सा शब्द भेद नहीं है पूछा गया है। तत्सम, तद्भव, औगिक, विदेशी। तो उत्पत्ति के आधार पर हमने कहा जो आपका इसमें शब्द भेद नहीं है वह है औगिक। औगिक जो है शब्द निर्माण के आधार पर आता है। औगिक हमने कहा शब्द निर्माण के आधार पर आता है। बाकी हमने कहा उत्पत्ति के आधार पर आपके 3 भेद होते हैं, एक तत्सम होता है, एक तद्भव होता है, एक आपका विदेशी होता है। ठीक है, तो औगिक इसके अंतर्गत नहीं आता उत्पत्ति के आधार पर। बाकी हमने कहा क्योंकि औगिक जो है आपका हमने कहा निर्माण के आधार पर होता है शब्द, औगिक शब्द, उसका भेद है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा समूहवाचक संज्ञा नहीं है? समूहवाचक संज्ञा कौन सा नहीं, ये पूछा गया है। तो हमने कहा जो आपका सभा है, कक्षा है, भीड़ है, दौड़ है। ठीक, इसमें कौन सा समूहवाचक संज्ञा नहीं है? तो दौड़ जो है आपका ये समूहवाचक संज्ञा नहीं है। बाकी सभा एक समूह होता है ना, सभा, कक्षा भी एक समूह होता है, भीड़ भी एक समूह होता है। तो सभी जो है समूहवाचक संज्ञा है, लेकिन दौड़ जो इसमें समूहवाचक संज्ञा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है? द्रव्यवाचक संज्ञा कौन सा शब्द नहीं, ये पूछा गया है। खटाई, मिठाई, दूध और ठंड। तो द्रव्यवाचक संज्ञा कौन सा इसमें नहीं है? तो जो द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं वो कौन से है? ठंड जो है ये द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है। ठीक है, तो हमने कहा जो इसमें द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं वो कौन सी है? ठंड, सॉरी ठंड नहीं, इसको दूध, दूध संज्ञा नहीं है। देखिए इसमें होना चाहिए कौन सा द्रव्यवाचक संज्ञा है, ये पूछा जाना चाहिए था। इसमें कौन सा द्रव्यवाचक संज्ञा है, इसको आप नहीं को जो है ऐसे काट लीजिए। तो इसमें पूछा जाना चाहिए था कौन सा द्रव्यवाचक, क्योंकि विकल्प उसी तरह से है, द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है। तो इसमें हमने कहा ये ऐसा नहीं होगा, कौन सा द्रव्यवाचक संज्ञा है ऐसे होना चाहिए। तो जो द्रव्यवाचक संज्ञा हो कौन सा है? दूध। बाकी खटाई, मिठाई, ठंड ये आपके भाववाचक संज्ञा है। कैसे हैं? भाववाचक संज्ञा है। तो इसमें जो द्रव्यवाचक संज्ञा है वो आपका दूध है। तो जो हमने कहा नाप तौल के द्वारा जिसको प्रदर्शित किया जाता है वो हमने कहा द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जिसमें हमने कहा नाप तौल के द्वारा जिसको प्रदर्शित किया जाए उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं द्रव्यवाचक। अगला प्रश्न है, वह आप ही चला गया। वह आप ही चला गया वाक्य में रेखांकित शब्द सर्वनाम के किस भेद का उदाहरण है? तो आप ही चला गया ये कैसा होगा? हमने कहा निजवाचक सर्वनाम होगा। आप ही, वह आप ही चला गया रेखांकित शब्द में सर्वनाम के किस भेद का उदाहरण है? तो आप ही क्या है? तो आप ही हमने कहा निजवाचक, हमने कहा ये जो सर्वनाम होता है निजवाचक सर्वनाम का विशेषता है। अगला प्रश्न है, गिलास में थोड़ा दूध
है वाक्य में रेखांकित शब्द विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आता है? गिलास में थोड़ा दूध है, ये थोड़ा जो हमने कहा ये रेखांकित शब्द है, विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आता है? थोड़ा। थोड़ा कैसे आएगा? तो ये हमने कहा परिमाणवाचक के अंतर्गत, परिमाणवाचक के अंतर्गत थोड़ा। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमारा, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? तो क्रिया के मूल रूप को क्या कहा जाता है? पद, रूप, धातु या शब्द। तो हमने कहा जो क्रिया का मूल रूप होता है उसको क्या कहते हैं? उसको धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? उसको धातु कहा जाता है ना? मतलब जो क्रिया का मूल रूप होता है उसको क्या कहते हैं? उसको धातु कहा जाता है। और इसके धातु के दो भेद होते हैं, एक मूल धातु होती है, एक अवगिक धातु होती है। क्या होती है? हमने कहा एक मूल धातु होती है, एक अवगिक धातु होती है। तो क्रिया का मूल धातु धातु क्रियापद के उस अंश को कहते हैं जो किसी क्रिया के प्राय सभी रूपों में पाया जाता है। अगला प्रश्न हमारा, मैं वहां होकर आया हूं वाक्य में अव्यय है, इस वाक्य में अव्यय कौन सा है? मैं वहां होकर आया हूं। तो जो इसमें अव्यय है वो क्या है? वहां। वहां किसी भी वाक्य में आए, चाहे स्त्रीलिंग वाक्य हो उसके अंतर्गत यूज हुआ हो या पुल्लिंग यूज हुआ हो या हमने कहा कोई जो विशेषण यूज हुआ हो, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है, वहां पर। तो ये हमारा क्या हो गया? वाक्य में अव्यय हो गया। तो मैंने आपको बताया था इसकी परिभाषा कि अव्यय ऐसे शब्द को कहते हैं जिसके रूप में लिंग, वचन, पुरुष या कारक इत्यादि के कारण कोई विकार उत्पन्न नहीं होता, ठीक। और ये हमने कहा स्थानवाचक अब आपका अव्यय है ना? ये वहां क्या है? स्थानवाचक अव्यय। तो स्थानवाचक अव्यय के अंतर्गत देखते हैं जहां, वहां, कहां, जहां, यहां से, वहां से, इधर, उधर, ये सारे क्या हैं? ये स्थानवाचक अव्यय हैं। अगला प्रश्न हमारा, उसने कटोरा भर दूध पिया, उसने कटोरा भर दूध पिया, वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है? तो जो भर है ये होगा हमारा भर, कटोरा भर, मतलब भर जो है ये क्या होगा? अव्यय होगा। भर किसी भी वाक्य में आए उस वाक्य पर कोई कहने का एक प्रकार से इस शब्द पर, भर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कहीं पर भी आए। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन एक अनाथ का पर्यायवाची नहीं है? अनाथ का पर्यायवाची कौन सा नहीं है पूछा गया है? बेसहारा, यतीम, बेपरवाह, निराश्रित। तो जो हमने कहा इसमें पर्यायवाची नहीं है अनाथ का, वो कौन सा नहीं है? बेपरवाह। बाकी बेसहारा अनाथ का पर्यायवाची, यतीम भी अनाथ का पर्यायवाची, निराश्रित भी अनाथ का पर्यायवाची, बेपरवाह इसका पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से विचित्र का पर्यायवाची क्या होगा? तो विचित्र का पर्यायवाची क्या होगा? वृद्ध, प्रतिकूल, विलक्षण या विपरीत। तो जो विचित्र का पर्यायवाची होगा वो क्या होगा? विलक्षण, मतलब कोई विशेष लक्षण वाला। विचित्र किसको कहते हैं? जो आप कभी अगर किसी चीज को देखते हैं, कहते हैं ये तो बड़ा विचित्र है, मतलब उसमें जो विशेषताएं हैं उसकी सारी वस्तुओं से कुछ ना कुछ अलग है, विलक्षण है, विशेष लक्षण वाला है वो। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से निंदा का विलोम क्या होगा? तो निंदा का विलोम क्या होगा ये पूछा गया हमसे। स्तुति, निंद, श्लाघा, निरुद्ध। तो जो हमने कहा निंदा का विलोम होगा वो क्या होगा? वो होगा आपका स्तुति। निंदा का विलोम स्तुति करना। निंदा का मतलब बुराई करना होता है, स्तुति का मतलब हमने कहा उसकी जो पूजा करना होता है। अपने के लिए लड़ना धर्म है, रिक्त स्थान के उचित शब्द होगा। अपने के लिए लड़ना धर्म है, रिक्त स्थान के उचित शब्द होगा। सत्य, सत्व, सम्मति, सम्मत। तो इसमें कौन सा सही होगा? सत्य, सत्य। अपने सत्य के लिए लड़ना धर्म है। सत्य का मतलब होता है अधिकार, तो अपने अधिकार के लिए लड़ना धर्म है, रिक्त स्थान के लिए उचित शब्द है। सत्य का मतलब हमने कहा अधिकार होता है। अगला प्रश्न हमारा, जिस पर आक्रमण हो वाक्यांश के लिए एक उचित शब्द है। जिस पर आक्रमण हो, तो जिस पर आक्रमण हो उसको क्या कहते हैं? आकारांत कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? आकारांत कहते हैं, जिस पर आक्रमण हो। अगला प्रश्न है,
गुड़ गोबर कर देना। तो गुड़ गोबर कर देना का मतलब क्या होता है? कोई बखेड़ा खड़ा कर देना, गायब कर देना, या हमने कहा बना बनाया काम बिगाड़ देना, अपनी हानि करके मौज उड़ाना। ठीक है, तो गुड़ गोबर कर देने का मतलब होता है काम खराब कर देना, बना बनाया काम बिगाड़ देना, गुड़ गोबर कर देने का मतलब होता है। अगला प्रश्न हमारा, हथियार डाल देना। तो हथियार डाल देने का मतलब क्या है? मात्र कल्पना करते रहना, हथियार गिरा देना, हार मान लेना, युद्ध हार जाना। तो हथियार डाल देने का मतलब होता है हार मान लेना। कहते नहीं क्यों हथियार डाल दिए, तो इसका मतलब होता है हार मान लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो हमने कहा लोकोक्ति क्या होती है? जो हमने कहा लोगों में जो उक्तियां प्रचलित हो जाती हैं, ठीक है, इस प्रकार से उसको क्या कहते हैं? लोकोक्ति कहते हैं। तो चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, इसका क्या मतलब होता है? बहुत गरीबी दिखाना, बहुत कंजूसी दिखाना, लाभ हानि की फिक्र करना, जान जाए पर हानि ना जाए। तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा बहुत कंजूसी दिखाना, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य कौन सा है? मिश्र वाक्य पूछा गया है, कौन सा मिश्र वाक्य है इसमें, ये पूछा गया हमसे। तो मिश्र वाक्य कौन सा होगा? ये इसके अंतर्गत, रण में सेनापति की वीरता दिखाने के कारण राष्ट्रपति ने उसे वीर चक्र प्रदान किया। उसे लूटने के अतिरिक्त पीटा भी गया, लूटने के अतिरिक्त पीटा भी गया। उसने मान लिया कि दोस्त उसका है, दोस्त उसका है, दोस्त नहीं, दोस्त उसका है। मेरा मित्र आया और हम दोनों सैर करने चल पड़े। ठीक है, तो हमने कहा इसमें जो आपका पूछा गया है कि मिश्र वाक्य कौन सा होगा, ये पूछा गया है। तो उसने मान लिया दोस्त उसका है, क्या कहते हैं? उसने मान लिया कि दोस्त उसका है, दोस्त नहीं, इसको दोष कर लेना, दोष। ये हमारा क्या होगा? ये हमारा होगा मिश्र वाक्य। ओके, सी वाला ऑप्शन। तो आप जानते हैं मिश्र वाक्य किसको कहते हैं? एक साधारण वाक्य के अतिरिक्त तो उसके अधीन कोई दूसरा वाक्य हो तो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। पहले बताया इसको। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से व्याकरणिक दृष्टि से शुद्ध वाक्य कौन सा है? व्याकरणिक दृष्टि से शुद्ध वाक्य पूछा गया है। वह अनेक विषय के ज्ञाता थे, इस समय 4 बजे हैं, सब लोग अपनी राय दें, आंसू से मेरा रुमाल भीग गया। तो इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो इसमें जो सही वाक्य है वो हमारा है, इस समय 4 बजे हैं, ये हमारा सही वाक्य। बाकी सारे जो वाक्य हैं वो सही नहीं है व्याकरणिक दृष्टि से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कर्मवाच्य वाला वाक्य चुने। निम्नलिखित में से कर्मवाच्य वाला वाक्य चुने। कर्मवाच्य वाला वाक्य कौन है? ऐसा कहते हैं कि तुम लिख नहीं सकते, बिल्ली के हाथों चूहा मर गया, उसे सब कुछ बता दें। तो हमने कहा जो इसमें सही आपका कर्मवाच्य है तो कौन सा होगा हमारा? इसमें होगा हमारा ऑप्शन सी, बिल्ली के हाथों चूहा मारा गया, मर नहीं गया, मारा गया, इसको कर लेना, बिल्ली के हाथों चूहा मारा गया। ये क्या होगा हमारा? ये होगा कर्मवाच्य। ठीक है, और कर्मवाच्य जानते हैं किसको कहते हैं? क्रिया के उस रूपांतर को कर्मवाच्य कहते हैं जिसमें हमने कहा वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है। तो जहां पर जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है उसी को कर्मवाच्य कहते हैं। ठीक, अगला प्रश्न हमारा, से के द्वारा किस कारक का प्रसर्ग है? तो से के द्वारा ये पूछा गया, हमने कहा किस कारक का प्रसर्ग है, ये पूछा गया है। तो ये किसका होगा? करण का होगा। से और के द्वारा ये किसका प्रसर्ग होता है? करण का होता है ना। तो हमने कहा ये करण का प्रसर्ग है से के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, वह मुझसे अलग रहता है में कौन सा कारक है? वह मुझसे अलग रहता है में कौन सा कारक है? संप्रदान, अपादान, करण या अधिकरण? तो वह मुझसे अलग रहता है, इसमें अपादान कारक है। कौन सा कारक है? अपादान कारक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग है? स्त्रीलिंग कौन सा, ये पूछा गया है। देश, नगर, द्वीप, झील। तो जो स्त्रीलिंग शब्द है वो कौन सा है? वो हमारा झील है, ये स्त्रीलिंग शब्द है। बाकी सब देश, नगर, द्वीप ये आपके पुल्लिंग है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दोनों वचनों में समान रहता है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दोनों वचनों में समान रहता है? कथा, सरसों, लता, कुटी। चाहे जो हमने कहा वचन हो, चाहे पुल्लिंग हो, चाहे हमने कहा चाहे एक वचन हो, चाहे बहुवचन हो, दोनों में समान रहता। कौन सा है वो है सरसों। ठीक है, जैसे हमने कहा कथा का आप कर सकते हैं कथाएं, लता का आप कर सकते हैं लताएं, कुटी का आप कर सकते हैं कुटियां, है ना। लेकिन आप सरसों का क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। सरसों हमने कहा जो है दोनों वचनों में समान रहता है। सरसों का क्या बनाएंगे, है ना। सरसों को कुछ बना नहीं सकते क्योंकि सरसों अपने आप में बहुवचन है। बाकी कथा का कथाएं कर सकते हैं, लता का लताएं कर सकते हैं, कुटी का कुटियां कर सकते हैं। सरसों को आप क्या कर सरसों कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। सरसों का सरसों ही रहेगा। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य पूर्ण भूतकाल का उदाहरण है? पूर्ण भूतकाल पूछा गया है। वे गए, वह खा रहे थे, वे आए थे, वे सोकर उठे। तो हमने कहा जो पूर्ण भूतकाल का उदाहरण है वे कौन सा होगा? वे आए थे। ठीक है, वे आए थे, हमने कहा ये पूर्ण भूतकाल का उदाहरण है। पूर्ण भूतकाल क्या होता है? तो क्रिया के उस रूप को पूर्ण भूतकाल कहते हैं जिससे क्रिया की समाप्ति के समय स्पष्ट बोध हो। मतलब क्रिया को समाप्त हुए काफी समय हो गया हो, उसको पूर्ण भूतकाल कहते हैं। ठीक है, जब काम हो चुका हो और हमने कहा अधिक समय हो चुका हो तो उसको पूर्ण भूतकाल कहते हैं। वे आए थे। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित शब्दों में से निपात का उदाहरण कौन सा है? निपात किसको कहते हैं? इसमें निपात ठीक, निकट, इधर, कल। तो जो निपात का उदाहरण वो कौन सा हमारा? वो है ठीक। ठीक हमारे किसका उदाहरण है? निपात का उदाहरण है। निपात किसको कहते हैं? तो हमने कहा मूलतः निपात का प्रयोग अव्ययों के लिए होता है। तो एक अव्यय की तरह यूज होता है आपका जो निपात होता है। तो कोई लिंग वचन नहीं रहता इसका। निपातों का प्रयोग हमने कहा निपातों में कोई लिंग या वचन नहीं रहता। ठीक है, ये एक सहायक शब्द होते हैं, लेकिन हमने कहा वाक्य का जो है अंग नहीं होते। सहायक शब्द होते हैं एक वाक्य में, लेकिन ये वाक्य अंग नहीं होते, उसके बावजूद वाक्य अंग नहीं होते। निपात तो अव्यय की तरह होते हैं। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से अनुपयुक्त शब्द का प्रयोग अशुद्धि किस वाक्य में है? तो अनुपयुक्त शब्द का प्रयोग अनुपयुक्त शब्द का प्रयोग किया गया है और हमने कहा अशुद्धि किस वाक्य में है? उसने आसन ग्रहण किया, पूजनीय पिता आ गए, पूजनीय पिताजी आ गए, आज बेहद गर्मी है, उसकी जन्मतिथि क्या है? ये पूछा गया है। ठीक है, कि किसमें अनुपयुक्त शब्द का प्रयोग किया गया है? तो पूजनीय पिताजी आ गए, तो ये पूजनीय जो हमने कहा ये गलत है। पूजनीय इस तरह से नहीं लिखा जाता, वो पूजनीय लिखा जाता है। हमने कहा इसको क्या लिखते हैं? पूजनीय ऐसे लिखा जाता है, पूजनीय नहीं। तो इसमें गलत कौन सा होगा हमारा? बी वाला हमारा गलत होगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा और लिपि देवनागरी स्वीकार किया गया है? तो संविधान किस भाषा में, किस अनुच्छेद में हमने कहा हिंदी को राजभाषा और लिपि को देवनागरी स्वीकार किया गया है? तो अनुच्छेद 343 में ये कहा गया है कि राजभाषा कौन सी होगी? हिंदी होगी, और लिपि कौन सी होगी? देवनागरी लिपि होगी। ये आर्टिकल 343 में कहा गया है। ओके, अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में बोली जाती है? तो उत्तर प्रदेश में कौन सी इसमें बोली जाती है? बांगरू, हड़ौती, बुंदेली, कन्नौजी। तो उत्तर प्रदेश में जो यूपी में बोली जाती है इसके अंतर्गत वो आती है कन्नौजी। बाकी ना तो बांगरू है, ना तो हड़ौती है, ना तो बुंदेली है। हड़ौती हमने कहा आप यूपी के पश्चिम में बोली जाती है। बांगरू आपको हमने कहा आपके जो
पर्वतीय क्षेत्र वहां पे, बाकी बुंदेली हमने कहा जो आपका मध्य प्रदेश का क्षेत्र वहां पे बोली जाती है ना। कन्नौजी हमने कहा यूपी के अंतर्गत बोली जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? तो मूल दीर्घ स्वर जानते हैं किसको कहते हैं? तो मूल दीर्घ स्वर वह स्वर होते हैं जो हमने कहा अपने मूल शब्द से बने हैं। जैसे छोटा प्लस छोटा मिलकर बड़ा बनता है, छोटी प्लस छोटी मिलकर बड़ी बनती है ना। छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ मिलकर बड़ा ऊ बनता है, इसको हमने कहा मूल दीर्घ स्वर कहते हैं। तो इसमें कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? तो इसमें हमारा जो है ओ, ये मूल दीर्घ स्वर नहीं है। बाकी आप जानते हैं छोटा और छोटा मिलके बड़ा बनता है, छोटी छोटी मिलके बड़ी बनती है, छोटा ऊ मिलके बड़ा ऊ बनता है, लेकिन ओ का निर्माण इस प्रकार से नहीं होता। तो ये मूल दीर्घ स्वर नहीं है, बाकी सारे ऊपर वाले मूल दीर्घ स्वर हैं। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा इसमें ये पूछा गया है? अध्ययन, 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 अध्ययन। तो जो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है वो हमारा है अध्ययन, ये शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। ओके, अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? शुद्ध वर्तनी वाला शब्द पूछा गया उत्तरदायी, 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 उत्तरदायी। तो जो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है वो हमारा उत्तरदायी, ऑप्शन बी उत्तरदायी। ओके, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है? व्यंजन संधि का उदाहरण कौन सा नहीं इसमें ये पूछा गया है। तो व्यंजन संधि का जो उदाहरण नहीं है वो हमारा कौन सा है? विद्यालय, ये व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। जगदम्बा, ये व्यंजन संधि का उदाहरण जगत धनम्बा कहते हैं। और संतोष, समधनतोष, अहंकार, अहमकार, अहम धन कार, अहमकार कहते हैं, है ना। जैसे हमने कहा अहम कार, सम तोष, तो समतोष या हमने कहा अहंकार और जंगम्मा ये व्यंजन संधि के उदाहरण है। विद्यालय आपका व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं। ओके, अगला प्रश्न हमारा, देशभक्ति में कौन सा समास है? देशभक्ति में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, तत्पुरुष समास, या हमने कहा बहुब्रीहि समास, या द्वंद्व समास। तो हमने कहा जो देशभक्ति में समास वो कौन सा है? अव्ययी भाव है, तत्पुरुष है, बहुब्रीहि है कि द्वंद्व है? तो देशभक्ति में समास हमने कहा आपका तत्पुरुष समास है। कौन सा? तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के तीन भेद होते हैं, हमने आपको बताया था, तत्पुरुष, कर्मधारय, दुग्ध। चलिए अगला प्रश्न है, पंचवटी में कौन सा समास है? तो जो पंचवटी में समास है कौन सा है? दुग्ध है, दुग्ध समास है पंचवटी में, है ना। पंचवटी में आप जानते हैं जिसका जो है प्रथम पद क्या हो, संख्यावाचक हो, उसको क्या कहते हैं? उसको दुग्ध समास कहते हैं। पूर्व पद संख्यावाचक हो उसको दुग्ध समास कहते हैं। और इसके दो भेद होते हैं दुग्ध समास के, एक समाहार दुग्ध होता है, एक उत्तर पद प्रधान दुग्ध होता है। क्या होता है? हमने कहा दो भेद होते हैं दुग्ध समास के, एक समाहार दुग्ध होता है, एक उत्तर पद प्रधान दुग्ध होता है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से किस शब्द में नी प्रत्यय नहीं लगता, नहीं लगा है? तो कौन से शब्द में नी प्रत्यय नहीं लगा ये पूछा गया है। तो शेरनी, इसमें आपका नी प्रत्यय लगा है। मोरनी, इसमें भी नी प्रत्यय लगा है। नौकरानी, कुटनी, कुटनी में भी नी प्रत्यय लगा है। इसमें आपके जो नौकरानी में इसमें नी प्रत्यय नहीं लगा है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? कौन सा तत्सम नहीं? कपाट, कीटक, कूची, कुंभकार। तो तत्सम हमने आपको बताया था, जो ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं, मूल शब्द जो होते हैं उसको तत्सम शब्द कहते हैं। तो इसमें सब तत्सम शब्द कौन सा नहीं है? तो कपाट आपका तत्सम शब्द है, कीटक भी तत्सम शब्द है, कुंभकार भी आपका तत्सम शब्द है, लेकिन कूची जो है आपका तत्सम शब्द नहीं। कपाट का मतलब होता है दरवाजा, किवाड़। कीटक का मतलब होता है कीड़ा,
कुम्भकार का मतलब आप जानते हैं, कुम्भकार होता है। तो कुछ इसमें आपका तत्सम नहीं, तद्भव, बाकी सारे तत्सम है। ओके, अगला प्रश्न हमारा, कौन सा शब्द तत्सम है? शोला, शोभन, सोता, सोना। तो तत्सम पूछा गया है, तो तत्सम इसमें जो होगा आपका शोभन होगा, है ना। बाकी सारे तद्भव है। सोला आपका तद्भव है, सोता आपका तद्भव है, सोना आपका तद्भव है, लेकिन शोभन आपका क्या है? तत्सम शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? कौन सा शब्द तद्भव है? पक्ष, पक्षी, पतन, पत्ता। तो इसमें जो आपका तद्भव हो कौन सा है? वो है आपका पत्ता। पत्ता आपका तद्भव, बाकी सारे तत्सम है। पक्ष आपका तत्सम है, पक्षी आपका तत्सम है, पतन आपका तत्सम है, पत्ता आपका क्या है? तद्भव शब्द है। चौपाई में कितनी मात्राएं होती हैं? चौपाई में कितनी मात्राएं होती हैं? 16, 13, 24, 12। तो चौपाई में हमने कहा जो मात्राएं होती हैं कुल 16 मात्राएं होती हैं चौपाई में। याद रखिएगा, हमने कहा जो छंद चौपाई होती है इसमें कुल कितनी मात्राएं होती हैं? 16 मात्राएं होती हैं। अगला है, कौन अर्ध सम्मात्रिक का उदाहरण है? अर्थ नहीं, इसको अर्ध कहिएगा। क्या कहते हैं? हमने कहा अर्ध, अर्ध सम्मात्रिक होता है। कौन सा अर्ध सम्मात्रिक का उदाहरण नहीं है? दोहा, उल्लाला, सोरठा, चौपाई। तो इसमें जो अर्ध सम्मात्रिक का उदाहरण नहीं है वो कौन सा नहीं है? चौपाई। चौपाई हमने कहा आपका सम्मात्रिक का उदाहरण है। अर्ध सम्मात्रिक का उदाहरण दोहा है, उल्लाला है, सोरठा है, बरवे है। पूछा जाता है अर्ध सम्मात्रिक छंद कौन कौन से है? तो याद रखिएगा, अर्ध सम्मात्रिक छंद आपका दोहा होता है, उल्लाला होता है, सोरठा होता है, बरवे होता है, लेकिन चौपाई इसमें नहीं। चौपाई कौन सा है? क्योंकि आपका चौपाई जो है ये सम्मात्रिक छंद होता है। अगला प्रश्न है, कौन अर्ध सम्मात्रिक का उदाहरण नहीं है? अर्ध सम्मात्रिक का उदाहरण कौन सा नहीं इसमें, ये पूछा गया है। तो अर्ध सम्मात्रिक का उदाहरण कौन सा नहीं इसमें? वही वाला प्रश्न है, हो गया इसको। अगला हमारा, अर्थालंकार का उदाहरण नहीं है। तो अलंकार में हमने कहा जो अलंकार का उदाहरण नहीं वो कौन सा नहीं है? रूपक, मानवीकरण, पुनरुक्ति, उत्प्रेक्षा। तो देखिए, ये जो हमने कहा अर्थालंकार का उदाहरण नहीं वो पुनरुक्ति। पुनरुक्ति आपका अर्थ अलंकार का उदाहरण नहीं, बाकी सारे अर्थालंकार है। रूपक आपका अर्थालंकार है, मानवीकरण अर्थालंकार है, उत्प्रेक्षा अर्थालंकार है, लेकिन पुनरुक्ति आपका जो है ये शब्दालंकार है। तो आप जानते हैं शब्दालंकार के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? तो शब्दालंकार में आपका अनुप्रास, यमक, सलेश, वक्रोक्ति, पुनरोक्ति, है ना। तो जब भी आपसे शब्दालंकार पूछा जाए तो अनुप्रास, यमक, सलेश, वक्रोक्ति, पुनरोक्ति ये आपके शब्दालंकार है। अर्थालंकार अलंकार में आपके उत्प्रेक्षा है, रूपक है, उपमा है, मानवीकरण है, ये सारे किसमें आते हैं? ये आपके अर्थालंकार में आते हैं। तो अर्थालंकार का उदाहरण हमने कहा पुनरुक्ति नहीं है, बाकी तीनों हैं। ओके, चलिए अगला प्रश्न, शब्दालंकार का भेद नहीं है। तो शब्दालंकार का भेद कौन सा नहीं इसमें, ये पूछा गया है। तो शब्दालंकार का भेद जो नहीं है हमने कहा यमक, उक्रोक्ति, सलेश, उपमा। तो इसमें हमने कहा उपमा जो है ये आपके शब्दालंकार का भेद नहीं है। यमक, उक्रोक्ति, सलेश ये आपके शब्दालंकार कहलाते हैं। कौन कौन से? यमक, उक्रोक्ति, सलेश ये आपके शब्दालंकार हैं, जबकि उपमा आपका अर्थालंकार है। काली घटा का घमंड घटा में कौन सा अलंकार है? तो काली घटा का घमंड घटा, तो ये जो घटा घटा शब्द 2 बार आता है, हमने कहा काली घटा का घमंड घटा, ये कौन सा अलंकार है इसमें? रूपक, यमक, सलेश, उत्प्रेक्षा। तो ये कौन सा अलंकार होगा? हमने कहा सलेश। अगला प्रश्न हमारा, मानो, मनु, जानो, जनहु किस अलंकार के कारक हैं? मानो, मनु, जानो, जनहु किस अलंकार के कारक हैं? तो ये जो सारे शब्द आते हैं किस अलंकार के अंतर्गत आते हैं, ये पूछा गया है। तो ये आते हैं हमने कहा उत्प्रेक्षा अलंकार में। किसमें? उत्प्रेक्षा अलंकार में आते हैं। मानो, मनु, जानो, जनहु, मानो हवा का झोंका, इस तरह से जो यूज होता है। भक्ति रस का स्थायी भाव है। तो भक्ति रस का स्थायी भाव कौन सा है? निर्वेद, प्रेम, अनुराग, शांति।
तो भक्ति रस का जो अस्थाई भाव है निर्वेद है कि प्रेम है, अनुराग है कि शांति है। तो अनुराग जो है ये होता है आपके भक्ति रस का अस्थाई भाव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा रस का अंग नहीं है? कौन सा रस का अंग नहीं? विभाव, संचारी भाव, अस्थाई भाव, दुराभाव। तो जो हमने कहा रस का अंग नहीं वो कौन सा नहीं है? विभाव, संचारी भाव, अस्थाई भाव, दुराभाव। दुराभाव हमने कहा ये रस का अंग नहीं है। बाकी आपका विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, अस्थाई भाव 4 होते हैं। रस के 4 अंग होते हैं। एक आपका विभाव होता है, फिर आपका संचारी भाव होता है, अस्थाई भाव होता है, एक अनुभाव होता है, लेकिन दुराभाव इसमें नहीं होता। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन रस का उदाहरण नहीं है? रस का उदाहरण कौन सा नहीं है? शांत रस, अरौद्र रस, विभत्स रस, जुगुप्सा। तो जो रस का उदाहरण नहीं है कौन सा इसमें नहीं है? जुगुप्सा जो है इसमें, ये हमने कहा अस्थाई भाव है, ये रस नहीं है। बाकी शांत रस, रौद्र रस, विभत्स रस, ये सारे जो है आपके रस के उदाहरण हैं। जुगुप्सा आपका जो हमने कहा ये अस्थाई भाव है, ये रस नहीं है। अगला क्वेश्चन है, योजक चिन्ह का उदाहरण है। तो योजक चिन्ह का उदाहरण कौन सा इसमें? ए वाला ऑप्शन कि बी वाला ऑप्शन कि सी वाला ऑप्शन कि डी वाला ऑप्शन? तो जो योजक चिन्ह का उदाहरण है वो हमने कहा बी वाला ऑप्शन, इसको योजक चिन्ह कहते हैं। ये वाला चिन्ह योजक चिन्ह कहलाता है, ये ऐसे जो खींचा जाता है। जैसे हमने कहा कि अगर हम लिखें इस प्रकार से माता और पिता, है ना, तो जो बीच में हमने चिन्ह लगाया हुआ है ये डैश एक, ये आपका योजक चिन्ह है। अगला प्रश्न है, अर्धविराम चिन्ह का उदाहरण है। तो अर्धविराम चिन्ह कौन सा इसमें? ए वाला ऑप्शन कि बी वाला कि सी वाला ऑप्शन कि डी वाला? तो जो हमने कहा अर्धविराम चिन्ह का उदाहरण है वो आपका बी वाला, जिसको सेमी कॉमा कहते हैं। तो सेमी कॉमा या हमने कहा अर्धविराम का जो उदाहरण है वो बी वाला है। अगला क्वेश्चन है, आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो आकाश का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? व्योम, गगन, नभ, बादल। तो जो आकाश का पर्यायवाची नहीं है वो कौन सा नहीं है? व्योम, गगन, नभ, बादल। तो बादल जो है आपका ये आकाश का पर्यायवाची नहीं। बाकी व्योम को आकाश कहते हैं, गगन को आकाश कहते हैं, नभ को आकाश कहते हैं। तो बाकी हमने कहा व्योम, गगन, नभ ये सारे आकाश के पर्यायवाची, लेकिन बादल आपका हमने कहा ये मेघ का पर्यायवाची है। किसका? मेघ का। बादल मतलब जिसमें हमने कहा पानी हो उसको बादल कहते हैं। आकाश हमने कहा जो शून्य है, जो अंबर है, जो अंतरिक्ष है वो आकाश है। बादल जिसमें हमने कहा जिसमें पानी हो उसको बादल कहते हैं। अगला प्रश्न हमारा, रविवार को घर पर ही रहेगा, ही शब्द को पहचानिए। ही शब्द क्या है? सर्वनाम है, प्रत्यय है, निपात है या उपसर्ग है? तो ही शब्द हमारा क्या है? ये हमारा जो है निपात है। निपात को हमने बनाया था, एक अव्यय की तरह यूज होता है, उसको निपात कहते हैं। ही क्या है? निपात है। ही किसी भी वाक्य के अंदर आए तो वाक्य में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लिंग वचन अगर बदले आपका, वचन की दृष्टि से कौन सा जोड़ा सही नहीं? तो वचन की दृष्टि से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? लता लताएं, घोड़ा घोड़े, किताब किताबें, सखी सखियां। तो इसमें जो हमने कहा जोड़ा सही नहीं वो कौन सा? सखी सखियां। अगला प्रश्न हमारा, मध्यम पुरुष तू का सही बहुवचन होगा। मध्यम पुरुष तू का सही बहुवचन कौन सा होगा? आप लोग, तुम लोग, हम, ये लोग। तो तू का जो बहुवचन होता है वो होगा तुम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे खेल रहे हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य का प्रकार बताइए। बच्चे खेल रहे हैं, प्रश्नवाचक, विधानवाचक, निषेधात्मक वाक्य, आज्ञावाचक। बच्चे खेल रहे हैं हमने कहा ये जो वाक्य है किस प्रकार का वाक्य है? विधान वाक्य। अगला प्रश्न, आग लगने पर कुआं खोदना, लोकोक्ति का अर्थ होगा। आग लगने पर कुआं खोदना, इस लोकोक्ति का क्या अर्थ होगा ये पूछा गया है। जल्दी से कार्य करना, संकट के समय बचाव के लिए सोचना, कुआं खोदकर पुण्य कमाना, मुसीबत आने से घबरा जाना। तो हमने कहा संकट के समय बचाव के लिए सोचना, इसका मतलब होता है आग लगने पर कुआं खोदना। संकट के समय बचाव के लिए सोचना, जब संकट आ जाए तब सोचना उसके बारे में क्या करना, पहले से नहीं सोचना, तब सोचना क्या करना क्या नहीं करना। ठीक है, तो ज्यादा लोग ऐसे करते हैं जब संकट आ जाता है तब जो हमने कहा उसके बचाव के लिए सोचते हैं, पहले से नहीं सोचते। इसका तात्पर्य होगा
संकट के समय बचाव के लिए सोचना। किसी पद विभाग में आज की विशेषताएं दिखाने के लिए शब्द के नीचे एक रेखा खींचा जाता है। देखिए, जब हमने कहा किसी पद के भाग में कोई हमने कहा वाक्य है और हमने कहा अगर उसकी विशेषता दिखानी है तो ऐसे हम एक रेखा खींच देते हैं नीचे ना, ऐसे ऐसे एक रेखा खींचते हैं, है ना। तो उस रेखा को क्या कहते हैं? तो उस रेखा को कहते हैं हमने कहा अधोरेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? अधोरेखा कहते हैं। वाक्य के नीचे हमने कहा एक रेखा अंडरलाइन कर देते हैं, उसी अंडरलाइन को क्या कहते हैं? अधोरेखा कहते हैं, अधोरेखा चिन्ह। अगला प्रश्न है, तुमको मुझे पढ़ाना है, अशुद्ध अंश को पहचानिए। तुमको मुझे पढ़ाना है, इसमें अशुद्ध अंश कौन सा है इस वाक्य में? तुमको मुझे पढ़ाना है, कौन सा है? तो ए वाला। कहां गलत? हमने कहा गलत है हमारा जो है तुमको में। तुम्हें मुझे पढ़ाना ऐसे होना चाहिए, तुमको मुझे पढ़ाना ऐसे नहीं, तुम्हें मुझे पढ़ाना ऐसे होना चाहिए। तो ये वाला हमने कहा अंश गलत है। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषी राज्य के अंतर्गत कौन सा राज्य नहीं है? हिंदी भाषी राज्य के अंतर्गत मतलब किस राज्य में हिंदी नहीं बोली जाती? कौन हिंदी भाषी राज्य के अंतर्गत नहीं आता? उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र। तो कौन नहीं आएगा हिंदी भाषी क्षेत्र के अंतर्गत? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के अंतर्गत हमने कहा मराठी बोली जाती है। बाकी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड ये हिंदी भाषी राज्य क्षेत्र है। अगला प्रश्न हमारा, हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है? तो हिंदी साहित्य के इतिहास को हमने कहा 4 भागों में बांटा गया है। 4, आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल, ये 4 काल है ना। चलिए अगला प्रश्न हमारा, कवि केशव किस काल के कवि हैं? तो कवि केशव किस काल के कवि हैं? तो हमने कहा ये रीत काल के कवि। हमने बताया था 4 रीत काल के कवि, एक केशव, देव, भिखारी दास और बिहारी। ठीक। अगला प्रश्न हमारा, कौन सी रचना सूरदास की नहीं है? तो सूरदास की जो रचना इसमें नहीं है वो कौन सी नहीं है? रामायण में नहीं। बाकी सूर सरावली, सूर सागर, साहित्य लहरी ये सारी रचनाएं उनकी है। अगला प्रश्न है, सूरदास के पदों में कौन सा रस नहीं पाया जाता? तो सूरदास के पदों में आप देखेंगे हमने कहा श्रृंगार रस, बासल रस, शांत रस, भयानक रस ये नहीं पाया जाता, बाकी सारे रस पाए जाते हैं। ओके। आधे अधूरे किस विधा की रचना है? तो ये आधे अधूरे हमने कहा एक आपकी नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी हिंदी क्षेत्र में कौन सी बोली नहीं बोली जाती? तो पूर्वी हिंदी क्षेत्र में हमने कहा कौन सी बोली नहीं बोली जाती? तो पूर्वी हिंदी क्षेत्र में जयपुरी ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न हमारा, जयद्रथ वध किसकी रचना है? तो जयद्रथ वध जो रचना है किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की रचना है जयद्रथ वध। ओके, याद रखिएगा। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, छायावाद रचनाकार कौन है? तो छायावाद की जो रचनाकार हमने कहा ये कौन है? ये है छायावाद रचनाकार सुमित्रा नंदन पंत है। नेक्स्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ठीक है। तो ये सारे हमने कहा सारे क्वेश्चन थे आपके, पूरा कंप्लीट हिंदी था इसके अंतर्गत और मैंने जो है सभी को कवर कर दिया है। तो आप इसको एक बार पढ़ लेते हैं, 2-3 बार रिवाइज कर लेते हैं तो अलग से पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये था वीडियो हमने कहा हिंदी का मास्टर वीडियो, अपने आप में मास्टर वीडियो रामबाण वीडियो है। आप इसको अच्छे से करिए, आपको अतिरिक्त करने की आवश्यकता नहीं होगी। आप पढ़ेंगे आपको खुद ही पता चल जाएगा कितनी अच्छे तरीके से मैंने इसको कवर किया हुआ है। ठीक है, सारे चैप्टर को इसके अंतर्गत। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच।